पर्यावरण एनवायरनमेंट। पर्यावरण शब्द का उद्भव फ्रांसीसी शब्द एनविरोन से हुआ, जिसका मूल अर्थ आसपास होता है। पर्यावरण शब्द का उद्भव फ्रांसीसी शब्द एनविरोन से हुआ है, जिसका मूल अर्थ आसपास होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद परिजोड़ आवरण होता है, जिसका अर्थ चारों ओर घेरना है। पर्यावरण का संधि विच्छेद परिजोड़ आवरण होता है, जिसका अर्थ चारों ओर घेरना है। पर्यावरण किसी जीव के परिवेश या उसके चारों ओर मौजूद हर एक चीज को कहा जाता है। पर्यावरण किसी जीव के परिवेश या उसके चारों ओर मौजूद हर एक चीज को कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द के लिए मूलतः आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 ईस्वी में अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर देर ऑर्गेनिज्मैन में किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द के लिए मूलतः आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 ईस्वी में अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मैन में किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द आइकोज यानी रहने का स्थान और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर बना है। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोलॉजी यानी रहने का स्थान और लोगोस यानी अध्ययन से मिलकर बना है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह भाषा है जिसमें जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक यूजीन पी ओडुम को कहा जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक यूजीन पी ओडुम को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक श्री रामदेव मिश्र हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक श्री रामदेव मिश्र हैं। पारिस्थितिकी में जीवों के स्तर का सही अनुक्रम व्यष्टि इंडिविजुअल, जनसंख्या पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, बायोम जैवमंडल बायोस्फीयर होता है। पारिस्थितिकी में जीवों के स्तर का सही अनुक्रम व्यष्टि इंडिविजुअल, जनसंख्या पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, बायोम जैवमंडल बायोस्फीयर होता है। व्यष्टि पारिस्थितिकी पदानुक्रम का सबसे प्राथमिक या आधारभूत स्तर होता है। व्यष्टि यानी इंडिविजुअल पारिस्थितिकी पदानुक्रम का सबसे प्राथमिक या आधारभूत स्तर होता है। जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को कहा जाता है। जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को कहा जाता है। जनसंख्या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एकल प्रजाति के जीवों के समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। जनसंख्या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एकल प्रजाति के जीवों के समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। समुदाय अलग अलग प्रजातियों की जनसंख्या का समूह होता है जिसमें केवल जीवित घटक शामिल होते हैं। समुदाय अलग अलग प्रजातियों की जनसंख्या का समूह होता है जिसमें केवल जीवित घटक शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदायों के साथ साथ उनके निर्जीव पर्यावरण जैसे जल, पत्थर और सूर्य का प्रकाश भी शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय के साथ साथ उनके निर्जीव पर्यावरण जैसे जल, पत्थर और सूर्य का प्रकाश भी शामिल होते हैं।
बायोम एक विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जिसमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जहाँ की जलवायु, तापमान और वर्षा, मिट्टी और पेड़ पौधे एक समान होते हैं। बायोम एक विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जिसमें विशिष्ट प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं, जहाँ की जलवायु, तापमान और वर्षा, मिट्टी और पेड़ पौधे एक समान होते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह समस्त भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और यह पारिस्थितिकी का सबसे उच्चतम स्तर होता है। जैव मंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का वह समस्त भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और यह पारिस्थितिकी का सबसे उच्चतम स्तर होता है। समुदाय एक ही समय में एक ही स्थान पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों की दो या दो से अधिक आबादी को कहते हैं। समुदाय यानी कम्युनिटी एक ही समय में एक ही स्थान पर कब्जा करने वाली विभिन्न प्रजातियों की दो या अधिक आबादी को कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इकाई होती है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के वातावरण के साथ सहभागिता करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के वातावरण के साथ सहभागिता करते हैं। इकोसिस्टम शब्द 1935 ईस्वी में एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम शब्द 1935 ईस्वी में एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली में जैविक और अजैविक दोनों कारकों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली में जैविक और अजैविक दोनों कारकों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। बायोम एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी विशेषता इसकी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन होती है। बायोम एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसकी विशेषता इसकी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन होता है। बायोम पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान गर्म से ठंडा होता है। बायोम पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान गर्म से ठंडा होता है। बायोम पिरामिड में बाएं से दाएं जाने पर नमी का स्तर आर्द्र से शुष्क होता जाता है। बायोम पिरामिड में बाएं से दाएं जाने पर नमी का स्तर आर्द्र से शुष्क होता जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र का मुख्य बायोम टुंड्रा होता है। ध्रुवीय क्षेत्र का मुख्य बायोम टुंड्रा होता है। उपध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत शंकुधारी वन या बोरियल वन आते हैं। उपध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत शंकुधारी वन या बोरियल वन आते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र के मुख्य बायोम पर्णपाती वन, चैपरल, घास के मैदान और रेगिस्तान होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र के मुख्य बायोम पर्णपाती वन, चैपरल, घास के मैदान और रेगिस्तान होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन, स्क्रबलैंड, सवाना और रेगिस्तान आते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन, स्क्रबलैंड, सवाना और रेगिस्तान आते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे शुष्क बायोम रेगिस्तान होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे शुष्क बायोम रेगिस्तान होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे आर्द्र बायोम वर्षा वन होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे आदर्श बायोम वर्षा वन होता है। जैव मंडल पृथ्वी के उन हिस्सों जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलन क्षेत्र से बना है जहाँ जीवन मौजूद होता है। जैव मंडल पृथ्वी के उन हिस्सों जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलन क्षेत्र से बना है जहाँ जीवन मौजूद होता है।
जैव मंडल का निर्माण वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के पारस्परिक मिलन क्षेत्र से होता है। जैव मंडल का निर्माण वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के पारस्परिक मिलन क्षेत्र से होता है। स्थल मंडल पृथ्वी के जमीनी भाग या भूमि को कहा जाता है। स्थल मंडल पृथ्वी के जमीनी भाग या भूमि को कहा जाता है। जल मंडल पृथ्वी के जलीय भाग यानी पानी को कहा जाता है। जल मंडल पृथ्वी के जलीय भाग या पानी को कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गैसीय भाग या हवा को कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गैसीय भाग या हवा को कहा जाता है। जैविक संगठन का सबसे सूक्ष्मतम या प्राथमिक स्तर परमाणु होता है। जैविक संगठन का सबसे सूक्ष्मतम या प्राथमिक स्तर परमाणु होता है। परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अणुओं के जटिल संयोजन से कोशिकांग बनते हैं। अणुओं के जटिल संयोजन से कोशिकांग बनते हैं। कोशिकांगों के व्यवस्थित होने से जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकांगों के व्यवस्थित होने से जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका का निर्माण होता है। समान कार्य और संरचना वाली कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। समान कार्य और संरचना वाली कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। विभिन्न ऊतकों के परस्पर मिलने से शरीर के अंग का निर्माण होता है। विभिन्न ऊतकों के परस्पर मिलने से शरीर के अंग का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों के एक साथ मिलकर कार्य करने से अंग तंत्र बनता है। विभिन्न अंगों के एक साथ मिलकर कार्य करने से अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्रों के पूर्ण समन्वय से एक स्वतंत्र जीवन का निर्माण होता है। अंग तंत्रों के संपूर्ण समन्वय से एक स्वतंत्र जीव का निर्माण होता है। एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या और जैविक समुदायों के संयोजन से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के जनसंख्या और जैविक समुदायों के संयोजन से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। एक विशिष्ट वृहत भौगोलिक और जलवायुवीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को बायोम कहा जाता है। एक विशिष्ट वृहत भौगोलिक और जलवायुवीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहा जाता है। सभी बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक संयोजन से संपूर्ण जैव मंडल का निर्माण होता है। सभी बायोम और पारिस्थितिकी तंत्रों के वैश्विक संयोजन से संपूर्ण जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल की स्थिति स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के संयुक्त प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। जैव मंडल की स्थिति स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयुक्त प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। स्थल मंडल का मुख्य रूप पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत या भूमि होती है। स्थल मंडल का मुख्य रूप पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत या भूमि होती है। जल मंडल का मुख्य स्वरूप पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोत या जलीय भाग होता है। जल मंडल का मुख्य स्वरूप पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल स्रोत या जलीय भाग होता है। वायुमंडल का मुख्य स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा या गैसों का आवरण होता है। वायुमंडल का मुख्य स्वरूप पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा या गैसों का आवरण होता है। जैव मंडल की मुख्य विशेषता जीवन को सहारा देने वाला तीनों मंडलों का आपसी संपर्क क्षेत्र होता है। जैव मंडल की मुख्य विशेषता जीवन को सहारा देने वाला तीनों मंडलों का आपसी संपर्क क्षेत्र होती है।
पर्यावरणीय कारक के दो मुख्य विभाजन जैविक घटक और भौतिक रासायनिक या अजैविक घटक होते हैं। पर्यावरणीय कारक के दो मुख्य विभाजन जैविक घटक और भौतिक रासायनिक या अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तुएं जैसे पौधे, प्रोटिस्ट, जंतु, कवक और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तुएं जैसे पौधे, प्रोटिस्ट, जंतु, कवक और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव या भौतिक रासायनिक तत्व जैसे जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश और तापमान शामिल होते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत निर्जीव या भौतिक रासायनिक तत्व जैसे जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश और तापमान शामिल होते हैं। पौधे और जंतु पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं। पौधे और जंतु पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं। बैक्टीरिया और कवक पर्यावरणीय कारक के जैविक घटक के श्रेणी में आते हैं। बैक्टीरिया और कवक पर्यावरणीय कारक के जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। जल, मिट्टी और वायु पर्यावरण के अनिवार्य भौतिक या अजैविक घटक होते हैं। जल, मिट्टी और वायु पर्यावरण के अनिवार्य भौतिक या अजैविक घटक होते हैं। प्रकाश और तापमान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य अजैविक घटक होते हैं। प्रकाश और तापमान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य अजैविक घटक होते हैं। तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अजैविक घटक कारक होता है। तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अजैविक कारक होता है। पृथ्वी पर तापमान की सीमा ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च उच्च ऊंचाई वाले उपशून्य स्तरों से लेकर गर्मियों में रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक होती है। पृथ्वी पर तापमान की सीमा ध्रुवीय क्षेत्र और उच्च ऊंचाई वाले उपशून्य स्तरों से लेकर गर्मियों में रेगिस्तान से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक होता है। भूमध्य रेखा का अक्षांश मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा का अक्षांश मान 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की स्थिति भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की स्थिति भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होती है। शीतोष्ण क्षेत्र की स्थिति उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बीच होती है। शीतोष्ण क्षेत्र की स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बीच होती है। ध्रुवीय क्षेत्र की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के सबसे पास होती है। ध्रुवीय क्षेत्र की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के सबसे पास होती है। सौर विकिरण की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। सौर विकिरण की तीव्रता भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। सौर विकिरण का कोण ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। सौर विकिरण का कोण ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक घटक है जो जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक घटक है जो जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य घटक सूर्य है। पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य घटक सूर्य है। सौर ऊर्जा किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रवेश करती है।
सौर ऊर्जा किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होती है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में दोगुनी वृद्धि दर्ज की जाती है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में दोगुनी वृद्धि दर्ज की जाती है। फोटोब्लास्टिक बीज अंकुरण के लिए प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। फोटोब्लास्टिक बीज अंकुरण के लिए प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। फोटोब्लास्टिक बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोटोब्लास्टिक बीज की को अंकुरित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फोटोनॉस्टी का संबंध कुछ पादपों के पुष्प का प्रकाश और अंधकार के प्रतिक्रिया स्वरूप खुलने या बंद होने से है। फोटोनॉस्टी का संबंध कुछ पादपों के पुष्प का प्रकाश और अंधकार के प्रतिक्रिया स्वरूप खुलने या बंद होने से है। फोटोनॉस्टी प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे के फूल प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं और अंधकार होने पर बंद हो जाते हैं। फोटोनॉस्टी प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे के फूल प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं और अंधकार होने पर बंद हो जाते हैं। फोटोनॉस्टी का प्रमुख उदाहरण ऑक्जेलिस पर्पुरिया नामक पौधा है। फोटोनॉस्टी का प्रमुख उदाहरण ऑक्जेलिस पर्पुरिया नामक पौधा है। निक्टिनास्टी का संबंध प्रकाश के प्रति पौधों की अनुक्रिया से है। निक्टिनास्टी का संबंध प्रकाश के प्रति पौधों की अनुक्रिया से है। निक्टिनास्टी मुख्य रूप से अंधकार के प्रतिक्रिया स्वरूप पौधों की पत्तियों को मुड़ना या बंद होना है। निक्टिनास्टी मुख्य रूप से अंधकार के प्रतिक्रिया स्वरूप पौधों की पत्तियों का मुड़ना या बंद होना है। निक्टिनास्टी पौधों में पाई जाने वाली एक प्रकार की दैनिक जैविक गति है। निक्टिनास्टी पौधों में पाई जाने वाली एक प्रकार की दैनिक जैविक गति है। निक्टिनास्टी गति का प्रदर्शन मार्सिलिया, छुई मुई और ऑक्सेलिसस जैसे पौधों की पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। निक्टिनास्टी गति का प्रदर्शन मार्सिलिया, छुई मुई और ऑक्सेलिस जैसे पौधों की पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। फोटोफोरजेनेसिस फोटोमॉर्फोजेनेसिस का अर्थ प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के कुछ ऊतकों और अंगों का विभेदीकरण होना है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का अर्थ प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के कुछ ऊतकों और अंगों का विभेदीकरण होना है। प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म की प्रक्रिया फोटोट्रॉपिज्म रिसेप्टर्स द्वारा नियंत्रित होती है। प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म की प्रक्रिया फोटोट्रॉपिन्स रिसेप्टर द्वारा नियंत्रित होती है। फोटोट्रॉपिन्स रिसेप्टर मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। फोटोट्रॉपिन्स रिसेप्टर मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। प्लांट्स में डी-एंटिओलेशन यानी डार्क से लाइट में विकास की प्रक्रिया क्रिप्टोक्रोम्स और फाइटोक्रोम्स दोनों द्वारा नियंत्रित होती है। प्लांट्स में डी-एंटिओलेशन यानी डार्क से लाइट में विकास की प्रक्रिया क्रिप्टोक्रोम्स और फाइटोक्रोम्स दोनों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रिप्टोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। क्रिप्टोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं।
प्लांट्स में फोटो पीरियडिज्म प्लांट में फोटोपीरियडिज्म यानी प्रकाश की अवधि के प्रति प्रतिक्रिया मुख्य रूप से फोटोक्रोम्स और क्रिप्टोक्रोम्स द्वारा नियंत्रित होती है। प्लांट में फोटोपीरियडिज्म यानी प्रकाश की अवधि के प्रति प्रतिक्रिया मुख्य रूप से फाइटोक्रोम्स और क्रिप्टोक्रोम्स द्वारा नियंत्रित होती है। फाइटोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। फाइटोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग की प्रक्रिया फोटोपीरियडिज्म के अंतर्गत होती है। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग की प्रक्रिया फोटोपीरियडिज्म के अंतर्गत आती है। प्रकाश के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले मुख्य 3 रिसेप्टर फोटोट्रोपिन्स, क्रिप्टोक्रोम्स और फाइटोक्रोम्स होते हैं। प्रकाश के प्रति पौधों को की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले मुख्य 3 रिसेप्टर्स फोटोट्रोपिन्स, क्रिप्टोक्रोम्स और फाइटोक्रोम्स होते हैं। फोटो फोटोट्रोपिन्स रिसेप्टर मुख्य रूप से नीले प्रकाश को अवशोषित करके फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश की दिशा में पौधों की गति को प्रेरित करता है। फोटोट्रोपिन्स रिसेप्टर मुख्य रूप से नीले प्रकाश को अवशोषित करके फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश की दिशा में पौधों की गति को प्रेरित करता है। क्रिप्टोक्रोम्स रिसेप्टर पौधों में डी एंटियोलेशन यानी अंधेरे से प्रकाश में जाने पर विकास के बदलावों को नियंत्रित करता है। क्रिप्टोक्रोम्स रिसेप्टर पौधों में डी एंटियोलेशन यानी अंधेरे से प्रकाश में आने पर विकास के बदलावों को नियंत्रित करता है। फाइटो फाइटोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करके फोटोपेरियोडिज्म यानी दीप्तकालिता को नियंत्रित करता है। फाइटोक्रोम्स रिसेप्टर मुख्य रूप से लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करके फोटोपेरियोडिज्म यानी दीप्तिकालिता को नियंत्रित करता है। हेलियोफाइटा ऐसे पादप या पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की प्रचुरता या अधिकता में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। हेलियोफाइटा ऐसे पादप या पौधे होते हैं जो सूर्य प्रकाश की प्रचुरता या अधिकता में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। बरगद हेलियोफाइटा पादप का एक प्रमुख उदाहरण है। बरगद हेलियोफाइटा पादप का एक प्रमुख उदाहरण है। हेलियोफाइटा पादप वनों की ऊपरी परत या छत का निर्माण करता है। हेलियोफाइटा पादप वनों की ऊपरी परत या छत का निर्माण करते हैं। सियोफिल्स या छायारागी पादप ऐसे पौधे होते हैं जो कम प्रकाश वाली परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। सियोफिल्स या छायारागी पादप ऐसे पौधे होते हैं जो कम प्रकाश वाली परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। औषधीय पादप सियोफिल्स या छायारागी पादपों का मुख्य उदाहरण होते हैं। औषधीय पादप सियोफिल्स या छायारागी पादपों का मुख्य उदाहरण होते हैं। छायारागी पादप वन का अवस्तर या अंडरस्टोरी बनाते हैं। छायारागी पादप वन का अवस्तर या अंडरस्टोरी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश एक आवश्यक कारक होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश एक आवश्यक कारक होता है।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पौधों की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पौधों की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। पौधों में जड़ें जमीन से जल का अवशोषण करती है। पौधों में जड़ें जमीन से जल का अवशोषण करती है। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन और शर्करा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन और शर्करा होते हैं। पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक अंगक पाया जाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक अंगक पाया जाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर थाइलोकॉइड और स्ट्रोमा मुख्य भाग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर थाइलोकॉइडा और स्ट्रोमा मुख्य भाग होते हैं। थाइलोकॉइड्स के समूह को ग्राना कहा जाता है। थाइलोकॉइड्स के समूह को ग्राना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली संरचना होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली शामिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली संरचना होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली शामिल होते हैं। बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच के स्थान को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दोहरी झिल्ली संरचना होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली शामिल है, और बाहरी और आंतरिक झिल्ली के बीच के स्थान को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया थाइलाकॉइड के में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया थाइलाकॉइड में संपन्न होती है। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया में जल के अणुओं का विखंडन होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया में जल के अणुओं का विखंडन होकर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा के रूप में एटीपी और एनडीपीएच का निर्माण होता है। प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया के दौरान ऊर्जा के रूप में एटीपी और एनडीपीएच का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र स्ट्रोमा में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र स्ट्रोमा में संपन्न होता है। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शर्करा का निर्माण होता है। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शर्करा का निर्माण होता है। केल्विन चक्र के दौरान एटीपी और एनडीपीएच का उपयोग होकर वे पुनः एडीपी और एनडीपी प्लस में बदल जाते हैं। केल्विन चक्र के दौरान एटीपी और एनडीपीएच का उपयोग करके वे पुनः एडीपी और एनडीपी प्लस में बदल जाते हैं। उपापचयी क्रियाओं में तापमान एक प्रमुख अजैविक घटक होता है। उपापचयी क्रियाओं में तापमान एक प्रमुख अजैविक घटक होता है। एंजाइमों या उपापचयी क्रियाओं 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम क्रियाशील होती है। एंजाइम या उपापचयी क्रियाएं 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम क्रियाशील होती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम या उपापचयी क्रियाएं पूरी तरह से अक्रियाशील हो जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम या उपापचयी क्रियाएं पूरी तरह से अक्रियाशील हो जाती है।
60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर एंजाइमों का विकृतीकरण हो जाता है। प्रत्येक जीव तापमान और आर्द्रता की एक निश्चित सीमा को सहन कर सकता है। प्रत्येक जीव तापमान और आर्द्रता की एक निश्चित सीमा को सहन कर सकता है। तापमान सहनशीलता के आधार पर जीवों को पृथुतापी, यूरोथर्मल और तनुतापी स्टेनोथर्मल में वर्गीकृत किया जाता है। तापमान सहनशीलता के आधार पर जीवों को पृथुतापी और तनुतापी पृथुतापी, यूरिएथ यूरिएथर्मल और स्टेनोथर्मल में वर्गीकृत किया जाता है। पृथुतापी यूरिएथर्मल जीव तापमान की एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं। पृथुतापी यूरियोथर्मल जीव तापमान की एक विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं। पृथुतापी यूरियोथर्मल जीवों का मुख्य उदाहरण बिल्ली, कुत्ता और बाघ आदि है। पृथुतापी यूरियोथर्मल जीवों के मुख्य उदाहरण बिल्ली, कुत्ता और बाघ आदि है। तनुतापी स्टेनोथर्मल जीव तापमान की केवल एक सीमित परास को ही सहन कर सकते हैं। स्टेनोथर्मल तनुतापी जीव तापमान की केवल एक सीमित परास को ही सहन करने की क्षमता रखते हैं। तनुतापी स्टेनोथर्मल जीवों के मुख्य उदाहरण पेंगुइन, अजगर और मगरमच्छ आदि हैं। स्टेनोथर्मल जीवों के मुख्य उदाहरण पेंगुइन, अजगर और मगरमच्छ आदि हैं। अबायोटिक फैक्टर्स अजैविक घटक के अंतर्गत वाटर एक मुख्य अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। अबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक घटक के अंतर्गत वाटर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। जल प्रकृति में संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। जल प्रकृति में संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। जल का वनस्पति के प्रकारों एवं उसके संगठन कंपोजिशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जल का वनस्पति के प्रकारों एवं उसके संगठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल में महासागरों का हिस्सा 96.5% होता है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल में महासागरों का हिस्सा 96.5% होता है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल में मीठे मीठे पानी की कुल मात्रा, फ्रेश वाटर की कुल मात्रा 2.5% होती है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल में मीठे पानी की कुल मात्रा 2.5% होती है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल के अन्य खारे पानी का अनुपात 0.9% होता है। पृथ्वी पर कुल वैश्विक जल के अन्य खारे पानी का अनुपात 0.9% होता है। कुल मीठे पानी में ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों का योगदान 68.7% होता है। कुल मीठे पानी में ग्लेशियर और बर्फ की चोटियों का योगदान 68.7% होता है। कुल मीठे पानी में भूजल की हिस्सेदारी 30.1% होती है। कुल मीठे पानी में भूजल की हिस्सेदारी 30.1% होती है। कुल मीठे पानी में सतह और अन्य मीठे पानी का प्रतिशत 1.2% होता है। कुल मीठे पानी में सतह और अन्य मीठे पानी का प्रतिशत 1.2% होता है।